डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं मीमांसा और एक बार फिर स्वागत है आपका एमबीबीएस वाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कर्नाटका के एडमिशन प्रोसेस यानी रजिस्ट्रेशन, कैटेगरी वाइज नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, चॉइस फिलिंग एंड अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम कर्नाटका के काउंसलिंग रूल के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कर्नाटका के मेडिकल कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, पहले कर्नाटका में नीट काउंसलिंग के फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड ही ऑनलाइन कंडक्ट होते थे और जो थर्ड राउंड था वो ऑफलाइन हुआ करता था। बट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब यहाँ पर सारे राउंड मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी राउंड ये कंप्लीट ऑनलाइन ही होंगे। तो दोस्तों, अगर आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट हैं और आप कर्नाटका के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप कर्नाटका डोमिसाइल हैं और आप कर्नाटका के 85% स्टेट कोटा गवर्नमेंट सीट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी मींस KEA की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा और वहाँ पर आपको सर्टेन गिवन डेट के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको UGET 2024 ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। साथ ही साथ आपको लॉगिन पासवर्ड ID सेट करना होगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय आपको आपके बारे में कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी होगी, जैसे नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, नीट स्कोर एंड रोल नंबर, ईमेल ID एंड आधार नंबर और स्कूल की डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। और दोस्तों, अगर आप कर्नाटका के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 15% AIQ के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप डीम मेडिकल कॉलेज के 100% सीट पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और सारी एप्लीकेशन डिटेल फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होती है। इम्पॉर्टेंट नोट दोस्तों, न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन होता है पर एक कंडीशन में, जब स्टे वैकेंसी राउंड में काफ़ी सीट्स अवेलेबल होती हैं तो। लेकिन अगर आप ये सोचो सेकेंड या थर्ड राउंड में आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। अगर आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट हैं और आप कर्नाटका नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको 2500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर आप NRI, OCI, PIO एंड फॉरेन नेशनल्स कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उस केस में 5500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा। और अगर आप कर्नाटका डोमिसाइल हैं और आप SC, ST, CAT 1, PWD, GM 2A, 2B, 3A, 3B कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 750 अमाउंट का रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होगा और आप ये फ़ी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे नीट स्कोर कार्ड, पासपोर्ट डिटेल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अगर आप किसी कैटेगरी या माइनॉरिटी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट। अगर आप डीम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस सभी कैटेगरी के लिए 5000 है और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरल कैटेगरी के लिए 2 लाख है और बाकी के लिए 20,000 है। एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। अब इसके बाद आपको एक सीक्रेट की डाउनलोड करना होगा। जैसे जैसे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगी आपको एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जब वेरिफिकेशन की डेट आएगी तब आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। ये सीक्रेट की आपको किसी से शेयर नहीं करनी है। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तब आपको ये काम आएगी। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के 2 से 3 दिन बाद कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी यानी KEA अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाइड कैंडिडेट मेरिट लिस्ट, सीट मेरिट और कॉलेज एंड कोटा वाइज ट्यूशन फीस रिलीज करती है।
तो दोस्तों अब चॉइस फिलिंग क्या है ये जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपने स्कोर और बजट के बेसिस पर कौन सा कॉलेज को पहले नंबर पर रखना है, सेकंड पे रखना है या थर्ड पे रखना है, ये पूरी कंप्लीट प्रेफरेंस लिस्ट देना ही चॉइस फिलिंग है। दोस्तों, चॉइस फिलिंग में कैंडिडेट अपने स्कोर और बजट के बेसिस पर कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट फिल करते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल फेस होता है, इसमें स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, इसलिए आपको चॉइस फिलिंग बहुत ही ध्यान से करनी होती है ऑन द गिवन डेट। बट अगर आप लॉक करना भूल जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। सीट मैट्रिक्स और अपने पर्सनल प्रेफरेंस के बेसिस पर कैंडिडेट के ही ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके बिफोर द गिवन डेट चॉइस फिलिंग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सीट अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में, जो चॉइस फिलिंग के बाद स्टार्ट होती है। तो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस कैंडिडेट के प्रेफरेंस लिस्ट के ऑर्डर, मेरिट लिस्ट और नीट ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर होता है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट होती है और आप उस अलॉटेड सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो लास्ट डेट के पहले आपको अलॉटेड कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस के साथ फिजिकली रिपोर्ट कर अपना एडमिशन डन करना होता है। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो नेक्स्ट राउंड में नीट काउंसलिंग के एल्गोरिदम के हिसाब से आपको फिर से वो कॉलेज अलॉट नहीं होगा। सपोज आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग के टाइम टोटल 6 कॉलेज प्रेफरेंशियल ऑर्डर में एंटर किए हैं, तो अगर आपको 6 नंबर का कॉलेज राउंड 1 में मिलता है तो वो एल्गोरिदम के हिसाब से स्टार्टिंग के फर्स्ट टू फिफ्थ कॉलेज ही सिलेक्ट करेगा। और अगर आपको इन फर्स्ट टू फिफ्थ कॉलेज में से कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो आपको राउंड 1 में 6 नंबर का जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा और फिर आपके पास उस कॉलेज में जाने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटका के नीट काउंसलिंग रूल्स के बारे में। चलिए कर्नाटका के नीट काउंसलिंग के सबसे इम्पोर्टेंट रूल के बारे में जानते हैं, जो है 1 टाइम ऑप्शन एंट्री। इस रूल का मतलब है कि आप जो भी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट अपने बजट या स्कोर के बेसिस पर बनाते हैं और उस प्रेफरेंस लिस्ट के बेसिस पर आप अपने चॉइस फिलिंग के टाइम जो भी कॉलेज किया की साइट पर फिल करते हैं वो सिर्फ आप एक बार ही कर पाएंगे, वो भी फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन के समय। उसके बाद आपको सेकेंड राउंड में ऑप्शन एंट्री करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको इसमें भी ऑप्शन एंट्री का मौका मिलता है। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होगा कि फर्स्ट राउंड में ऑप्शन एंट्री फिल एंड लॉक करने के बाद क्या हम प्रेफरेंस लिस्ट को मॉडिफाई या उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, ऐसे में आपके पास सिर्फ ऑल्टर करने का ऑप्शन होता है, विच मीन्स आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिसमें आप प्रेफरेंस लिस्ट को एडिट एंड डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप कोई न्यू कॉलेज अपने एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर कर्नाटका स्टेट में कुछ कॉलेज राउंड 1 के बाद पार्टिसिपेट करते हैं तो उस केस में आप सेकेंड राउंड में भी न्यू कॉलेज ऐड कर पाएंगे, पर अगर आपने एग्जिस्टिंग कॉलेज को स्किप किया तो आप फिर उसको ऐड नहीं कर पाएंगे, मतलब वो टोटल ही स्किप हो जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। दोस्तों, ऑप्शन एंट्री के टाइम कितने भी नंबर ऑफ कॉलेज आप डाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें इन्फिनाइट कॉलेज ऐड कर सकते हैं। ये आपके प्रेफरेंस लिस्ट पे डिपेंड करती है कि आपको कितने कॉलेज डालने हैं ऑप्शन एंट्री के समय। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट रूल की, जिसमें कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है। अगर कोई कैंडिडेट अपनी अलॉटेड सीट पर रिपोर्ट नहीं करना चाहता है और वो अपनी सीट सरेंडर करने का डिसाइड कर लेता है तो उस केस में कैंडिडेट को रिटर्न में किया को सबमिट करना पड़ेगा कि मुझे जो सीट अलॉट हुई है वो मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, और ये आपको गिवन डेडलाइन के पहले ही सबमिट करना होगा, अदरवाइज फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है।
दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं और कर्नाटका के कॉलेज में भी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप ये प्लान करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के स्ट्रिक्ट रूल के आगे आपका ये प्लान काम नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों इस साल क्या आप नेक्स्ट ईयर भी कर्नाटका नीट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब दोस्तों अगर आप कर्नाटका नीट काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको किसी भी राउंड में सीट अलॉट होती है तो आपके पास क्या क्या चॉइस होती है, चलिए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों कर्नाटका काउंसलिंग प्रोसेस के पोस्ट सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में आपको 4 चॉइस दिए जाते हैं, आपको उनमें से किसी एक चॉइस को चूज करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कर्नाटका नीट यूजी 2024 काउंसलिंग पोस्ट सीट अलॉटमेंट प्रोसेस आफ्टर राउंड 1 रिजल्ट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले चॉइस 1 की बात करें तो चॉइस 1 के अकॉर्डिंग अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है और आप उस अलॉटेड कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं तो इस केस में आपको किया यानी कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है कि हम अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि चॉइस 1 में ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिन्हें फर्स्ट राउंड में ही अपना मनपसंद कॉलेज मिल जाता है और वो इसीलिए आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट चॉइस 1 को चूज करते हैं और ध्यान रहे कि एक बार अगर आपने चॉइस 1 सेलेक्ट कर लिया तो आप नेक्स्ट किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब चॉइस 2 के बारे में बात करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट राउंड 1 कॉलेज सीट अलॉटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है और वो स्टिल राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहता है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि नेक्स्ट राउंड में उन्हें इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो वो अलॉटेड कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट कर वहां पर अपना पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके अपनी सीट सिक्योर कर लेते हैं। तो इस केस में कैंडिडेट सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपनी सीट कंफर्म कर ली लेकिन आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ये देखने के लिए कि क्या आपको किसी और बेटर कॉलेज में सीट मिल सकती है। अगर आपको अपग्रेडेशन के टाइम पे कोई बेटर कॉलेज मिल जाता है तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है और आपका पहले वाले कॉलेज से एडमिशन कैंसिल हो जाता है। अब बात करते हैं चॉइस 3 के बारे में। एक ऐसा कैंडिडेट जिसे राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ है पर वो अलॉटेड सीट से सेटिस्फाइड नहीं है और वो कैंडिडेट कर्नाटका काउंसलिंग के नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है और वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉशन मनी देने के लिए भी रेडी है, तो वो कैंडिडेट चॉइस 3 को चुनेगा। मतलब आपको जो सीट राउंड 1 में अलॉट हुई है आप उस सीट को रिजेक्ट कर देते हो और नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस में बिना किसी बैकअप के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको चॉइस 3 सिलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों कर्नाटका के फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते समय आपको कॉशन मनी डिपॉजिट नहीं करनी होती है, बट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 1 लाख रुपीज़ एज अ कॉशन मनी जमा करना होता है। अगर आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी आपको 1 लाख रुपीज़ की कॉशन मनी जमा करनी होगी। अब चॉइस 4 में ये है कि अगर आपको कर्नाटका काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू कॉलेज अलॉट हुआ है और आप उस कॉलेज अलॉटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं और उसी टाइम आपको दूसरे स्टेट के मेडिकल कॉलेज में भी 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट अलॉट होती है और आप वहां एडमिशन ले लेते हैं, तो इस केस में कर्नाटका काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जो भी सीट अलॉट हुई है वो भी चली जाएगी और आप फ्यूचर में कर्नाटका काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि चॉइस 4 में वो कैंडिडेट आते हैं जिन्हें किया के थ्रू राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ है पर उन कैंडिडेट को ना वो कॉलेज चाहिए और ना ही वो कर्नाटका के फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसके कारण वो कर्नाटका काउंसलिंग प्रोसेस से इनएलिजिबल हो जाते हैं। ये था एडमिशन प्रोसेस एंड रूल के बारे में। दोस्तों इनमें से स्टूडेंट को किसी एक चॉइस को फिल करना इम्पोर्टेंट होता है, तो प्लीज़ आप चूज़ केयरफुली करें क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। तो दोस्तों ये था कर्नाटका में एडमिशन लेने का प्रोसेस।
अगर आप नॉन कर्नाटका डोमिसाइल है या फिर कर्नाटका डोमिसाइल है, दोनों ही केस में आपको ये प्रोसेस एंड रूल फॉलो करना पड़ेगा। हमने प्रीवियस वीडियो में कर्नाटका के मेडिकल कॉलेज में सीट रिजर्वेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में प्रोवाइड की है, आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। और बहुत जल्द ही हम कर्नाटका के गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपसे ऐसी कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो आप बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए नीट काउंसलिंग से रिलेटेड यूं ही वीडियो बनाएं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।